आज बात सीधी भी है और थोड़ी कड़वी भी, क्योंकि यह मुद्दा हमारी जिंदगी, हमारे भरोसे और हमारी व्यवस्था की सच्चाई का है। क्योंकि हर घर में रखी वो शीशी, हर वो सिरप की बोतल और हर वो गोली जिसे हम मानते हैं कि वो इलाज है, पर क्या आपने कभी सोचा है अगर वही इलाज जहर बन जाए तो? आज हम उसी पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उस टॉक्सिक नेक्सस की जहां मुनाफे की दौड़ में जहर बिकता है, और वो भी दवा के नाम पर। इस एपिसोड में हम समझेंगे तीन अहम पहलू। पहला, वो केस जिसने पूरे देश को हिला दिया, मध्य प्रदेश के कोल्ड रिफ कफ सिरप का। और दूसरा, भारत में नकली और सब स्टैंडर्ड दवाओं का बढ़ता हुआ जाल। और तीसरा, वो सिस्टम जो इस जहर को रोक नहीं पा रहा, कानून, लैब्स और लापरवाही की हकीकत। तो आइए समझते हैं कि कैसे ये पूरा फार्मा नेक्सस इलाज के नाम पर इंसानियत को बीमार कर रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों को खांसी की दवा दी गई और नाम था कोल्ड रिफ। कुछ ही दिनों में उन बच्चों को तेज बुखार, उल्टियां और पेशाब रुकना शुरू हुआ। अस्पताल में उन्हें एक्यूट किडनी फेलियर यानी तीव्र गुर्दे की विफलता का सामना करना पड़ा। और दुख की बात यह है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार मौतों की संख्या 21 तक पहुंच चुकी है। लैब टेस्ट से खुलासा हुआ कि इन सिरपों में डाई इथिलाइन ग्लाइकोल यानी डीईजी पाया गया। यह वो औद्योगिक केमिकल है जो एंटी फ्रीज और ब्रेक फ्लूइड में काम आता है। वहीं कुछ बैचेस में डीईजी की मात्रा 48.6% पाई गई, जबकि कानूनी सीमा है 0.1%। इसी तरह रेस्पी फ्रेश टीआर और री लाइफ के सैंपल्स में भी डीईजी पाया गया, जिसके बाद तीनों सिरपों को टॉक्सिक कंटैमिनेटेड घोषित कर तत्काल रिकॉल और बैन आदेश जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश में दी गई कोल्ड रिफ की निर्माता कंपनी का नाम था श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स। कंपनी के मालिक एस.जी. रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया, फैक्ट्री सील की गई और लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। रिपोर्टों में बताया गया कि फैक्ट्री छोटी और मेंटेनेंस में लचर थी, जैसे कि रस्टी इक्विपमेंट्स, लीक्स और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसे जीएमपी के नाम से जाना जाता है, का उल्लंघन हो रहा था। और आप एक और बात सोचिए कि क्या यह सिर्फ एक फैक्ट्री या एक राज्य की गलती है, या फिर यह उस बड़े जहर का संकेत है जो भारत की सीमाओं से निकलकर दुनिया तक फैल चुका है। क्योंकि नकली और दूषित दवाइयों का यह खेल सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। 2022 में दी गैम्बिया में दूषित सिरपों से करीब 66 से 70 बच्चों की मौत हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन सिरपों में डाई एथिलीन ग्लाइकोल यानी डीईजी और एथिलीन ग्लाइकोल के कंटैमिनेशन की पुष्टि करते हुए 4 भारतीय निर्मित प्रोडक्ट्स पर मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट जारी किया था। और उसी साल उज्बेकिस्तान में भी करीब 18 से 19 बच्चों की मौत का संबंध भारतीय बने सिरप से जोड़ा गया था, और उस मामले में भी निर्माता पर कार्रवाई हुई। यानी भारत से निकली कोई कमजोर या कंटैमिनेटेड खेप केवल हमारे देश की समस्या नहीं रही, बल्कि ग्लोबल हेल्थ रिस्क बन गई। भारत को दुनिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है, क्योंकि हम सस्ती और असरदार जेनेरिक मेडिसिन दुनिया भर को सप्लाई करते हैं। लेकिन यही भारत अब नकली और घटिया दवाओं के हब के रूप में भी चर्चा का विषय बन रहा है। एक ऐसा विरोधाभास जो गर्व और चिंता दोनों एक साथ लेकर चलता है। और यहीं पर एक अहम सवाल उठता है, जो हमें हमारे दूसरे पहलू पर लेके जाता है कि यह जहर दवा की बोतल तक पहुंचता कैसे है। हकीकत यह है कि दवा सप्लाई चेन में कई परतें हैं, जैसे कि निर्माता, कच्चे माल के विक्रेता, पैकेजिंग यूनिट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल बाजार और फिर रिटेल फार्मेसी। और जहां यह चेन लंबी और जटिल होती है, वहां छुपा हुआ बाजार बन जाता है। वह जगह जहां फर्जी, घटिया या मिश्रित प्रोडक्ट बनकर बाहर निकलते हैं। और इस सिलसिले में अक्सर दिल्ली के भागीरथ पैलेस का नाम चर्चा में आता है। यह इलाका देश भर में दवाओं का बड़ा व्यापार चलाता है, और इसी तरीके की मंडियों से नकली और घटिया लॉट्स वितरित होते पाए गए हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक बड़े ऑपरेशन में 1.1 लाख से ज्यादा नकली टैबलेट और कैप्सूल जब्त किए, और इससे जुड़े हुए जींद हरियाणा व बद्दी सोलन हिमाचल प्रदेश में 2 अवैध यूनिट्स को सील किया गया। तो यह एक अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश था। और ऐसे छापों में अक्सर पाया जाता है कि नकली उत्पादों की पैकेजिंग पर लोकप्रिय ब्रांडों के नाम और लेबल डिजाइन बड़े ध्यान से नकल किए जाते हैं, ताकि मेरे और आप जैसे सामान्य ग्राहक इसे पहचान ना पाए। कई बार खाली वायल्स को फिर से भरा जाता है या सस्ते ढंग से अलग घटक मिलाकर महंगी दवाओं का रूप दे दिया जाता है।
कई बार हमने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर दवा इतनी पोटेंट नहीं है या इतनी असरदारक नहीं है तो क्या होगा, असर थोड़ा कम होगा या समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन सच बिल्कुल इसके उल्ट है। ऐसी दवाओं का असर ना सिर्फ कम होता है बल्कि कई बार उल्टा नुकसान भी करता है, खासकर एंटीबायोटिक्स के केस में। अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट कम हो या दवा मिश्रित हो तो बैक्टीरिया मरते नहीं, वो मजबूत होकर लौटते हैं और यही कहलाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एएमआर बढ़ा तो सामान्य संक्रमण का खतरा भी बढ़ा और हर सर्जरी मुश्किल हो जाती है। और अब आते हैं तीसरे पहलू पर, जहां पर हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था की बात करें तो बड़े कानून मौजूद हैं, कड़े भी हैं। 2008 के अमेंडमेंट ने सजाएं बढ़ाई लेकिन अमल अब भी कमजोर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नकली या घटिया दवाओं के मामलों में कन्विक्शन रेट सिर्फ 5.9% के आसपास है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट के अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फैसले के बाद एफआईआर दर्ज करने का अधिकार मुख्यतः ड्रग इंस्पेक्टर्स तक सीमित रह गया, जिससे पुलिस की जांच शक्तियां घट गई। नतीजा, जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटेलिजेंस नेटवर्क है उनके पास अधिकार नहीं, और जिनके पास अधिकार है उनके पास साधन नहीं। यही ज्यूरिसडिक्शनल पैरालिसिस अपराधियों को खुला मैदान देती है। हालांकि सरकार ने कुछ तकनीकी कदम उठाए हैं, जैसे कि टॉप 300 ब्रांड्स और सभी एपीआईज पर क्यूआरस और सीरियलाइजेशन मैंडेट्स लागू किए गए हैं ताकि हर पैक की ऑथेंटिसिटी स्कैन से जानी जा सके। रिवाइज शेड्यूल एम और जीएमपी अपडेट्स भी लाई जा रही हैं ताकि निर्माण स्तर पर गुणवत्ता सुधरे। पर तकनीक तभी असरदार है जब जमीन पर लागू हो, हर फार्मेसी स्कैन करे और सप्लाई चेन में रियल टाइम अलर्ट्स व ऑडिट्स हों, वरना क्यूआर कोड सिर्फ पैकेट पर छपी एक निशानी बनकर रह जाता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल यह भी उभरता है कि आगे का रास्ता कैसा होना चाहिए जिससे हम जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। और इसमें पहला और सबसे अहम कदम होगा कानून और पुलिस निरीक्षण का तालमेल। ड्रग कंट्रोल और पुलिस दोनों को कंकरेंट या ज्वाइंट ज्यूरिसडिक्शन देनी चाहिए। बड़े मामलों के लिए मल्टी एजेंसी एसआईटी जैसे कि ड्रग कंट्रोल, स्टेट सेंट्रल पुलिस, ईडी, जीएसटी, आईटी, इन सब को सम्मिलित किया जाए ताकि मनी ट्रेल और शेल कंपनीज दोनों पकड़े जा सके। और दूसरा, फोरेंसिक लेड प्रोसिक्यूशंस। हर सीज्ड बैच की पैकेजिंग, इंक्स, होलोग्राम्स, क्यूआर लॉग्स, पेमेंट रिकॉर्ड्स और डिजिटल चैट लॉग्स फोरेंसिक तरीके से प्रिजर्व हों ताकि कोर्ट प्रूफ एविडेंस बन सके। इससे कन्विक्शन रेट बढ़ेगा और डिटरेंट बनेगा। और तीसरा, एमएसएमई कैपेबिलिटीज और जीएमपी एनफोर्समेंट। छोटे निर्माताओं को सरकार की तरफ से तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ताकि वो जीएमपी के मापदंड पर खड़े हो सके, और तभी यह संभव होगा कि ग्रे मार्केट की जगह कम होती जाए। और चौथा, कंज्यूमर विजिलेंस एंड अवेयरनेस। दवा लेने से पहले बैच और क्यूआर स्कैन करें। ऑनलाइन अनजान साइटों से दवा ना मंगवाएं। शक हो तो डॉक्टर या फार्मेसी या ड्रग्स कंट्रोल बोर्ड को तुरंत इत्तला करें। और अंतिम, यह जिम्मेदारी हमें समझनी होगी कि सिर्फ सरकार की नहीं है, हमारी भी है। जब आप दवा लेते हैं तो सिर्फ दवा के नाम पर भरोसा ना रखिए, बैच नंबर और पैकेजिंग को चेक कीजिए। यदि कुछ गड़बड़ लगे तो शिकायत कीजिए। यही छोटे छोटे कदम मिलकर भरोसे की बहती धारा बनाएंगे जो फैक्ट्री से निकलकर हमारी हथेली तक साफ पानी की तरह पहुंचेगी। छिंदवाड़ा की वो 21 छोटी छोटी जिंदगियां आंखों के सामने रखिए और सोचिए, क्या हम वो देश है जो दवा बनाकर दुनिया भर को देता है पर अपने बच्चों की रक्षा करने में असफल है? अगर जवाब नहीं है तो आज से हर कड़ी में बदलाव जरूरी है। कड़े कानून, तेज जांच, तकनीक का साबुत इस्तेमाल और सार्वजनिक सतर्कता। अगर हम चुप रहे तो ये जहर फैलता रहेगा। इसलिए बोलिए और चर्चा कीजिए और अपने आसपास के लोगों को चेताइए ताकि कोई और इन नकली दवाओं का शिकार ना बन सके। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, Stories on Spotlight with Parvesh Pamil, only on Rapid Leaks YouTube channel.